शुरुआती संघर्ष यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं जेरूसलम में, धर्म के आधार पर यदि हम देखें तो यह संघर्ष मुस्लिम और यहूदी के बीच नहीं दिखता है। शुरुआती दौर में यह क्रिश्चियन और यहूदी के बीच में दिखता है। जब मार्क्सवाद अपने चरम पर होगा तो उस समय जो परिवार की स्थिति है, अभी जो परिवार का स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं होगा जब ये कम्यून होगा। कम्यून मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उसका स्वरूप एक गांव की तरह होगा और गांव के सारे लोग मिलजुल कर रहेंगे। कहा जाता है कि लगभग 20 साल लगे इजराइल को इस ऑपरेशन को पूरा करने में, लेकिन उस घटना से संबंधित जो भी व्यक्ति थे एक एक करके दुनिया के देशों में जहां भी मिले सबको इजराइल के द्वारा मार दिया गया। जोहार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका महत्व लगभग सभी एग्जाम के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो विषय से जो प्रश्न आते हैं वो उसके लिए है, और वो टॉपिक है इजराइल फिलिस्तीन विवाद से संबंधित। ऐसे तो यह काफी पुराना विवाद है, लेकिन हाल के दिनों में यह चर्चा इसलिए रहा क्योंकि हमास के द्वारा, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि इजराइल पर हमला किया गया और बदले में इजराइल की तरफ से फिर हमास पर लगातार सैनिक कार्रवाई जारी है, जिसमें कि लगभग 3000 से ऊपर फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं और लगभग 10 लाख के आसपास बेघर हुए हैं। इसलिए भी इस टॉपिक का महत्व बढ़ जाता है। इस टॉपिक को यदि हम देखें तो एग्जाम के तीनों चरणों से जोड़कर देख सकते हैं। तो आइए सीधे हम लोग इस टॉपिक पर आते हैं। जब भी इजराइल फिलिस्तीन विवाद का चर्चा होता है कि यह दुनिया लगभग 2 धड़ों में बिखरी विभाजित दिखती है। अधिकांश जो यहूदी लोग हैं या कह सकते हैं कि सभी यहूदियों को लगता है कि इजराइल का दृष्टिकोण सही है, और जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको लगता है कि मुस्लिम अरब कंट्री जो है वो सही है, फिलिस्तीन सही है। लेकिन जो दुनिया के बाकी लोग हैं उसमें से अधिकतर धर्म के आधार पर यदि देखें तो अधिकांश हिंदू और ईसाई को लगता है कि, या कह सकते हैं कि उनका झुकाव इजराइल की तरफ रहता है। इसी तरह से यदि विचारधारा का स्तर पर हम लोग देखें तो अधिकांश जो दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग हैं उनका झुकाव इजराइल की तरफ रहता है, और वामपंथी विचारधारा के लोगों का झुकाव फिलिस्तीन की तरफ रहता है। आइए अब देखते हैं कि इस विवाद के जड़ में आखिर है क्या। इस विवाद के जड़ में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि जेरूसलम है। लेकिन आखिर ये जेरूसलम सभी धर्मों के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, संक्षेप में इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दरअसल ये जो जेरूसलम का इलाका है वहाँ वेस्ट बैंक में आप देख रहे होंगे यहाँ पर, उस पर तीनों धर्म यहूदी, मुस्लिम और ईसाई तीनों का क्लेम है। तीनों का जो भावनाएं हैं वहाँ से जुड़ी हुई है। और यदि हम लोग और थोड़ा सा बैक में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, तो पाते हैं कि तीनों धर्मों का ओरिजिन भी लगभग एक ही से आता है, लेकिन बाद में विचारधारा का स्तर पर भिन्नता होती चली गई और फिर क्लैश बढ़ता चला गया। ये जेरूसलम सबसे पहले हम देखेंगे यहूदी से किस तरह से रिलेटेड है। यहूदियों का कहना है कि यहाँ पर हमारा बहुत पहले से निवास स्थान रहा है, वहाँ पर हमारे एक मंदिर हुआ करते थे जिसे कि बाद में तोड़ दिया गया था। जब विस्तृत से हम लोग कभी इस पर चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे बार वहाँ पर मंदिर बने, टूटे, और इस तरह से इजराइल जो यहूदी लोग हैं उसका संबंध यहाँ से बन गया, क्योंकि उनका मानना है कि ये हमारे पुराने रहने का जगह है और ये हमारा पुराना धार्मिक स्थल भी वहाँ पर है। इसी तरह से जब ईसा मसीह काफ़ी प्रसिद्ध हुए, उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई, तो उन्होंने भी यरूशलेम का दौरा किया था। और जब उन्होंने वहाँ पर जब वे वहाँ गए तो उन्होंने पाया कि वहाँ का जो मंदिर था, जो मंदिर है वहाँ की उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय थी, काफ़ी गंदा अवस्था में था। कुछ लोगों के द्वारा, कुछ व्यापारियों के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया था, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो उन्होंने उस जगह की साफ़ सफाई की और वहाँ कुछ दिन गुजारे, और फिर हम लोग जानते हैं कि लगभग इसी के कारण से उनको वहाँ पर क्रूसिफाइड किया गया था इसी इलाके में। तो इस तरह से जो हमारे ईसाई धर्मावलंबी हैं उनका भी आस्था इससे जुड़ गया। मुस्लिम जो धर्मावलंबी है उनका मानना है कि जो इस्लाम का जब प्रचार प्रसार होने लगा था तो उस समय में यहाँ से वेस्ट बैंक से ही स्वर्ग के लिए उनको गए थे, वो स्वर्ग का प्रस्थान किए थे। और यहाँ पर हम देखेंगे आगे चल के कि यहीं पर अल-अक्सा मस्जिद और बहुत सारे इलाके हैं जिससे कि इस्लाम का भी इससे संबंध जुड़ गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तीनों धर्म यहूदी, इस्लाम और ईसाई सभी का यहाँ से भावनात्मक लगाव है। वेस्ट बैंक के क्षेत्र में जो पड़ता है हमारा जेरूसलम, उसके पास। तो ये तो एक जेरूसलम की स्थिति हो गई कि किस तरह से जेरूसलम से तीनों धर्म अटैच है और क्यों यहाँ पर क्लैश होता है। यदि हम वेस्ट जेरूसलम को और विस्तृत से देखेंगे तो यहाँ पर ही टेम्पल माउंट है, टेम्पल माउंट है, उसके बाद अल-अक्सा मस्जिद और सारे इलाके यहीं पर है। तो इसलिए ये विवाद का विषय बना रहता है।
लेकिन और भी बहुत सारे इलाके हैं जो कि चर्चा में रहते हैं। इसमें से जैसे हम लोग बार बार सुनते हैं ये गाजा पट्टी के इलाका, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये भूमध्य सागर और इजिप्ट के ऊपर में है। इसके बाद यहाँ पर गोलान हाइट्स का इलाका है, ये सारे भी चर्चा में रहते हैं। और हाल फिलहाल का तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि किस तरह से युद्ध हुआ और आगे अभी युद्ध चल रहा है। जब भी हम लोग उस विवाद पर आते हैं इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर, तो कुछ ऐसे टर्म है जिनको कि हमें समझना चाहिए कि कैसे कैसे ये घटनाक्रम बढ़ा है। तो थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाकर हम लोग उसको समझने का कोशिश करते हैं कि प्राचीन काल में हम लोग बहुत समय नहीं देंगे, क्योंकि उसके संबंध में जो भी जानकारी मिलती है हिब्रू बाइबल से मिलती है, और जो मध्यकालीन है उस पर हम लोग देखेंगे कि कैसे सारे देशों का वहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग देशों का वहाँ पर कब्जा रहा है इस जेरूशलम के क्षेत्र में। और जिस समय जिसका कब्जा रहा है निश्चित रूप से उनका वर्चस्व वहाँ पर रहा। लेकिन जब हम लोग मॉडर्न काल में आते हैं सीधा साफ जो, तो हम पाते हैं कि आखिर इसका कंसेप्ट कहाँ से शुरू हुआ। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। दरअसल एक टर्म आता है प्रोग्राम, जो कि 1850 के आसपास से प्रारंभ होता है यूरोप के क्षेत्रों से। वहाँ पर दरअसल होता है क्या कि जो यहूदियों के विरुद्ध एक विचारधारा का प्रचार प्रसार होता है और उसके विरुद्ध प्रोग्राम होते हैं। प्रोग्राम का मतलब कह सकते हैं कि एक तरह का दंगा या सुनियोजित एक तरह का दंगा करवाया जाता है जिसमें कि यहूदियों को कत्लेआम किया जाता है। इसकी शुरुआत तो 1850 से हो गई थी और इस क्रम में धीरे धीरे माइग्रेशन भी होना शुरू हो गया था। थोड़ा सा इसका चर्चा इसलिए हम लोग कर देते हैं कि दरअसल जो इजराइल का पहले का इलाका था, वहाँ से लोग जो इतने बार वहाँ पर संघर्ष हुए, इस क्रम में जो भी वहाँ के यहूदी थे लगभग दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर बस गए थे, उनका अलग अलग देशों में। खैर आते हैं हम लोग टॉपिक पर। तो जो 1850 से जो प्रोग्राम प्रारंभ हुआ था उसकी परिणति धीरे धीरे बढ़ती गई, उसका जो फ्रीक्वेंसी था धीरे धीरे बढ़ता गया और उसकी एक कह सकते हैं परिणति लगभग हम लोग देखते हैं जबकि हिटलर के समय में, नाजीवाद के समय में जर्मनी में दिखता है होलोकॉस्ट के रूप में। और ये जो यहूदियों का आगमन होता गया बार बार धीरे धीरे इजराइल के तरफ, या कह लीजिए तत्कालीन फिलिस्तीनी और अरब का जो इलाका था उसके तरफ, तो उसको आलिया के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट आलिया, सेकंड आलिया, थर्ड आलिया, फोर्थ आलिया, फिफ्थ आलिया, और एक आलिया बेट टर्म भी आता है, इसको कि इलीगल माइग्रेशन से जोड़ के देखा जाता है। तो उस पर फिर कभी यदि मौका मिलेगा तो हम लोग डिटेल्स से चर्चा करेंगे। लेकिन ये जितनी आलियाएँ हैं वो इसको हम लोग समझ सकते हैं कि आगमन होता था कि इसमें कितने यहूदी इजराइल आए, फिर सेकेंड आलिया में कितने आए, फर्स्ट में कितने आए थे, थर्ड में, फिफ्थ में कितने आए। तो विभिन्न आलिया के माध्यम से इजराइल में कंसंट्रेशन बढ़ता गया, यहूदी आबादी वहाँ बढ़ती गई और धीरे धीरे उनकी संख्या इतनी हो गई कि जो लोकल लोग थे सो उन्हें लगा कि किसी न किसी सुरक्षा की भावना होगी और थोड़ा सा क्लैश भी होते लगा। एक चीज़ और है कि जो शुरुआती संघर्ष यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं जेरूशलम में, धर्म के आधार पर यदि हम देखें तो यह संघर्ष मुस्लिम और यहूदी के बीच नहीं दिखता है। शुरुआती दौर में यह क्रिश्चियन और यहूदी के बीच में दिखता है, लेकिन जैसा कि हमने देखा कि यूरोप की जो घटनाएं होती हैं उस समय तक यह संघर्ष अरब और यहूदी संघर्ष में बदल चुका होता है और इस तरह से ये आलिया और ये सब दौर शुरू होता है। इसके बाद जब बहुत यहाँ पर क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में ब्रिटेन का द्वारा घोषणा किया जाता है, तब तक दुनिया के और भी देश और इजराइल वालों को तो लगता ही है कि भाई हमारा लिए एक सुरक्षित घर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे यहूदियों का कत्लेआम हुआ था यूरोप में और बहुत सारे जगहों पर। तो इस क्रम में क्या होता है कि बेलफोर्ड डिक्लेरेशन एक कहा जाता है। बेलफोर्ड थे विदेश सचिव थे ब्रिटेन के उस समय। हम जानते हैं कि उस समय इस सब इलाके पर ब्रिटेन का कब्जा है। तो बेलफोर्ड द्वारा 1917 में एक बेलफोर्ड डिक्लेरेशन जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से ये जो फिलिस्तीन का इलाका था उसमें एक यहूदी राष्ट्र, मतलब यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर की संकल्पना प्रस्तुत की जाती है, उसको मान्यता दी जाती है। लेकिन इस क्रम में धीरे धीरे आपस में जो संघर्ष बढ़ता है, तो 1948 के आसपास आते आते वो संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि ब्रिटेन अपने उस जो कार्यक्रम था उसको पूर्ण नहीं कर पाता है, उसको राष्ट्रंग को दे देता है, जो नया उस समय बना था संयुक्त राष्ट्र, उसको दे देता है कि आप अब इस समस्या का समाधान कीजिए। तो राष्ट्रंग के द्वारा जो समस्या
का समाधान किया जाता है उसमें यह है कि इजराइल की स्थापना की जाती है और ये सारे इलाके विभाजित कर दिए जाते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य। लेकिन यह जो प्रस्ताव था यूएन में तो पास हो गया, लेकिन अरब देशों के द्वारा उसको मान्यता नहीं दी गई और इस क्रम में फिर इसे युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन फाइनली इस युद्ध में भी इजराइल की जीत होती है। और दिलचस्प बात यह है कि इजराइल को जो राष्ट्रसंघ के द्वारा जो इलाके दिए गए थे उससे लगभग 50% अधिक इलाका पर इजराइल का कब्जा हो जाता है और वो स्थिति अभी तक बनी हुई है। इवन कि अब तो कुछ आगे कुछ और भी इलाके जो है वो उनके कब्जे में आ गए हैं। वहाँ जो आप देख रहे हैं गाजा पट्टी का इलाका या चाहे वेस्ट बैंक का इलाका, जब हम देखेंगे उस समय का जो मैप है जो कि यूएन के द्वारा दिया गया था, यूएन का जो डिवीज़न था उसमें ये सारे इलाके बड़े दिखेंगे, बड़ा दिखेगा, लेकिन इन सारे इलाकों में इजराइल का कब्जा धीरे धीरे होते गया और इस तरह से एक स्वतंत्र 1948 में आके एक स्वतंत्र इजराइल राज्य की स्थापना हो जाती है, उसकी घोषणा हो जाती है, दुनिया के द्वारा उसको मान्यता भी दिया जाता है। थोड़ा सा भारत के रूप पर उस समय चर्चा कर लेते हैं। शुरुआती दौर में भारत अरब देशों के अलावे जो इजराइल नहीं बनने के पक्ष में जो था वो भारत सबसे अग्रणी देशों में था, लेकिन धीरे धीरे भारत की भी पॉलिसी चेंज हुई उस मैटर पर और भारत ने भी उसको मान्यता दे दिया। चौहद्दी के रूप में हम देखें तो जरूरी है, चूँकि हो सकता है परीक्षा में आ जाए। जिस तरफ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भूमध्य सागर है, इधर इजिप्ट का इलाका है, यहीं पर ये इधर जॉर्डन पड़ जाता है, इस साइड में फिर देखेंगे तो सऊदी अरब, इधर लेबनान का इलाका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इससे कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इजराइल फिलिस्तीन विवाद की जब भी हम चर्चा करेंगे और इजराइल की स्थापना को लेकर जब हमारे दिमाग में आता है कि एक छोटा सा राज्य इतना पावरफुल कैसे बन गया, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक छोटा सा चर्चा हम कर देते हैं। इजराइल सब हम जानते हैं कि बहुत उपजाऊ भूमि वहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ की कृषि तकनीक के बदौलत बहुत ही अच्छी मानी जाती है। वहाँ की कृषि तकनीकों को सीखने के लिए दुनिया के दूसरे देशों से भी लोग जाते हैं। हमारे झारखंड से भी इजराइल की तकनीक को सीखने के लिए बहुत सारे किसानों को भेजा गया था हाल के कुछ वर्षों में, और वह वहाँ से सीख के आए हैं, जिसका फ़ायदा झारखंड में भी लोगों को हो रहा है। और आप देखेंगे कि इसका जो एग्रीकल्चर की व्यवस्था है झारखंड में, उस पर कुछ न कुछ प्रभाव हाल के वर्षों में और तेज़ी से दिखेगा। अब जब भी हम एग्रीकल्चर व्यवस्था खास करके इजराइल की चर्चा करते हैं तो एक शब्द आता है किबुट्स करके। किबुट्स दरअसल साम्यवादी संकल्पना है। मार्क्सवाद में मानना है कि जब मार्क्सवाद अपने चरम पर होगा तो उस समय जो परिवार की स्थिति है, अभी जो परिवार का स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं होगा, जबकि एक कम्यून होगा। कम्यून मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उसका स्वरूप एक गांव की तरह होगा और गांव के सारे लोग मिलजुल कर रहेंगे। मतलब अब प्रत्येक घर में जैसे कि खाना बन रहा है तो प्रत्येक घर में बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो एक्सपर्ट होंगे कुकिंग में पूरे गांव में 5-10 आदमी वो खाना बनाएंगे। कुछ जो एक्सपर्ट होंगे बच्चे पालन कर लिए, जो कि बच्चे का लालन पालन अच्छे से कर सकते हैं, वो बच्चे का लालन पालन देखेंगे। और इस तरह से जो रेस्ट जो लोग बचेंगे गांव के, वो अपने काम पर फोकस कर पाएंगे। तो ये मुख्य रूप से जो कीबोर्ड्स के जो संकल्पना है वो एग्रीकल्चर व्यवस्था से जुड़ी हुई है और इसका प्रभाव हमें दिखता भी है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। जो इजराइल जो इतना आगे बढ़ा है उसमें हम लोग देख पाते हैं कि इसका भी एक योगदान है। आगे हम लोग देखेंगे कि भारत का जो रुख रहा है शुरू से अभी तक क्या है। तो भारत, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया था कि शुरुआती दौर में जब इजराइल की स्थापना 1948 में, तो भारत उसके फेवर में नहीं था, लेकिन 1950 आते आते भारत ने भी मान्यता दे दी और समय समय पर भारत का दृष्टिकोण थोड़ा चेंज होते रहता है। भारत का झुकाव निश्चित रूप से शुरुआती दौर से फिलिस्तीन की तरफ ज़्यादा रहा, लेकिन यह भारत में बदलने वाली पार्टियों के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो उसका झुकाव थोड़ा सा फिलिस्तीन की तरफ आता है, और जब ये नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बीजेपी और कोई गवर्नमेंट जो बीजेपी गवर्नमेंट है खास करके, उसके समय में इजराइल की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है। और हाल फिलहाल के वर्षों में हमने देखा है कि भारत खुलकर इजराइल का जो है मदद कर रहा है, इजराइल के पक्ष का समर्थन भारत के द्वारा किया जा रहा है। जो हालिया जो घटनाएं हुई है उसमें इजराइल की तरफ भारत का झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इजराइल फिलिस्तीन जो विवाद है वो निश्चित रूप से दुनिया के केंद्र बिंदु में है। और हमें जब भी किसी परीक्षा की तैयारी करनी है
तो ये ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को हम छोड़ नहीं सकते हैं, उस पर निश्चित रूप से हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो हम लोग एक एक करके फिर बाद में कभी चर्चा करेंगे, वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसीलिए हम उसको संक्षेप में ही आज रख रहे हैं। और फिर कभी देखेंगे हम लोग कि कैसे इमर्ज किया हमास का, फिर फिलिस्तीनी PLO का गठन कैसे हुआ, उसके कैसे कैसे चरणबद्ध तरीके से उसका आंदोलन बढ़ता गया। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम 2 घटनाओं का जिक्र जरूर करेंगे जिसके बदौलत पूरी दुनिया इजराइल का लोहा मानती है। एक का संबंध इजराइल के एक विमान का जो अपहरण किया गया था उससे शायद इजराइल का एक विमान जो कि तेल अवीव से जा रहा था, पेरिस के लिए उड़ान भरी थी, उसको अगवा कर लिया गया। जब उसको अगवा कर लिया गया तो अगवा करके उसे एंटेबे एयरपोर्ट है युगांडा का, वहाँ पर जाया गया कि वहाँ पर चूँकि जो उग्रवादी थे उसको लगा कि हम वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। और वहाँ के जो समय के शासक थे इदी अमीन, वो खुलकर उन लोगों के पक्ष में थे, अरब राष्ट्र के और फिलिस्तीन के पक्ष में थे, इसलिए वहाँ पर विमान को ले जाया गया। इस विमान में टोटल 254 यात्री सवार थे, लेकिन जो इजराइल के थे, इजरायली मूल के थे, 106 यात्री थे। तो 106 यात्री को छोड़ा नहीं गया, लेकिन अगले दिन बाकी जो भी यात्री थे उसको छोड़ दिया गया था। इसके विरुद्ध इजराइल ने एक कमांडो कार्रवाई की थी जो कि उस समय काफ़ी चर्चा में रहा था। ऑपरेशन थंडरबोल्ट के नाम से उसे पूरी दुनिया में जाना जाता है। उस पर कई सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, यदि मौका मिले तो ज़रूर देखना चाहिए उस फिल्म को। तो ये ऑपरेशन थंडरबोल्ट इजराइल अपने यहाँ से जाके युगांडा में जाकर ऑपरेशन करता है। वह भी उस समय 76 की घटना है उस समय, और सुरक्षित जो है अपने 106 में से 103 मेंबर को वापस ले आते हैं। जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं हमारे इजराइल के, जो इनके भाई की उसमें मृत्यु हो गई थी, जो कि लीड कर रहे थे उस मिशन को, लेकिन बाकी काफ़ी सफल ऑपरेशन रहा था ये, और सुरक्षित यात्रियों को फिर इजराइल ले आया गया था। दूसरा जो एक ऑपरेशन इजराइल के द्वारा किया गया है, ऑपरेशन डेथ ऑफ गॉड करके। हम सब जानते हैं कि जो 1972 में म्यूनिख में ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक में इजराइल के कोच और खिलाड़ी सहित 11 जो व्यक्तियों को अगवा कर लिया जाता है और अगले दिन उसकी हत्या कर दी जाती है। बदले में जर्मन पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जाती है उसमें 5 उग्रवादी मारे जाते हैं, लेकिन 3 को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन 3 को छुड़ाने के लिए एक विमान का अगवा कर लिया जाता है उग्रवादियों द्वारा, और जर्मनी को दबाव में आकर इन तीनों को छोड़ना पड़ता है, जिसके कारण इजराइल में काफ़ी हंगामा होता है, काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं इजराइल के लोग। और वहाँ की जो गवर्नमेंट है मोसाद को परमिशन देती है एक ऑपरेशन करने की, जो कि ऑपरेशन डेथ ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि लगभग 20 साल लगे इजराइल को इस ऑपरेशन को पूरा करने में, लेकिन उस घटना से संबंधित जो भी व्यक्ति थे एक एक करके दुनिया के देशों में जहां भी मिले सबको इजराइल के द्वारा मार दिया गया। तो ये था 2 ऑपरेशन। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।